वेलकम बैक लर्नर्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंपनसेशन प्लान के बारे में समझना। वी टॉक्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ गुड कंपनसेशन प्लान फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ द एम्प्लॉयज। सो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि इफेक्टिव सेल्स कंपनसेशन प्लान किस तरह से डिजाइन करें। अभी आप अगर अपनी कंपनी के मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, तो आपको किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा सो दैट आप इफेक्टिव प्लान डिजाइन कर सके। तो इसको बहुत सिंपल, आपकी थ्योरी इसको बहुत सिंपल 6 स्टेप्स के अंदर ब्रेक डाउन करती है। वो 6 स्टेप्स है, ये आपके सामने मैंने रखे हुए हैं। एग्जामिन जॉब डिस्क्रिप्शंस, डिसाइड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, एस्टेब्लिश लेवल ऑफ कंपनसेशन, इवॉल्व द मेथड ऑफ कंपनसेशन, डिटरमाइन पेमेंट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स एंड प्री टेस्ट, इंस्टॉल एंड इवेल्युएट द प्लान। तो अगर भारी भरकम लग रहा है तो कोई बात नहीं, एक एक ऑब्जेक्टिव खोल के एक एक स्टेप को हम लोग बारीकी से देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ जाए। इस वीडियो में हम सिर्फ इसी की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सेल्स कंपनसेशन प्लान हम लोग नेक्स्ट वीडियो से उठाएंगे। सो सबसे पहले जो आपको करना है कि आप जब अपना सेल्स कंपनसेशन प्लान डिजाइन कर रहे हैं, तो पहले तो आपको अपने एग्जिस्टिंग जॉब डिस्क्रिप्शंस को देखना पड़ेगा। जॉब डिस्क्रिप्शंस हम पहले ही बात कर चुके हैं व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट स्टाफिंग द सेल्स फोर्स। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि इट इज बेसिकली कौन सी जॉब के लिए, कौन सी पोजीशन के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए कंपनी कितना पे करेगी। ये जानने के लिए हमारे को ये जानना जरूरी है कि आप जो जॉब, फॉर एग्जांपल सेल्समैन, अगर आप सेल्समैन की जॉब बोल रहे हैं तो सेल्समैन का क्या जवाबदारी है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कवर्ड बाय हर जॉब। उसके अंदर भी वो मिशनरी सेल्स पर्सन है, सीनियर सेल्स पर्सन है, की अकाउंट एग्जीक्यूटिव है, तो आपको ये चीजों को पहले तो स्टडी करना पड़ेगा। अगर अगर आपकी कंपनी के अंदर रिटर्न सेल्स जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो टाइम आ गया है कि उसे बना लीजिए। बिकॉज ये रिटर्न जॉब डिस्क्रिप्शन ना सिर्फ आपको रिक्रूटिंग में हेल्प करता है, बट इवन कोई डिस्प्यूट भी होता है तो उसके अंदर भी आपको मददगार होता है। साथ ही साथ सेल्स पर्सन के दिमाग में बात क्लियर रहती है कि भाई मैं क्या काम करना है, मुझे है, मेरी क्या जिम्मेदारी है और उसके ऊपर मुझे क्या पैसा मिलेगा। एक बार आपके जेडीज बन जाते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बन जाते हैं, तो आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि आप अपने सेल्स पर्सन से स्पेसिफिकली क्या काम करवाना चाहते हो। ये दोबारा आपको याद कराऊंगा, ये ऑब्जेक्टिव्स जो बनते हैं ये कंपनी के ओवरऑल सेल्स एंड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव से निकल के आते हैं। अब सेल्स मैनेजर को वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स डालने चाहिए जिसके ऊपर सेल्स पर्सन का मैक्सिमम कंट्रोल हो। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था, कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैन नॉट बी अ वेरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बिकॉज कस्टमर सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। बट अगर आप ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो कि नंबर ऑफ सेल्स कॉल्स मेड टू क्लास ए कस्टमर्स और क्लास बी कस्टमर्स, अब ये तो ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आउट एंड आउट सेल्स पर्सन के हाथ में है, तो इसीलिए इसके ऊपर उसका मैक्सिमम कंट्रोल है। सो इट कैन बी अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन योर कंपनसेशन प्लान। ऑब्जेक्टिव शुड बी मेजरेबल, मतलब बस बहुत ज्यादा सेल कर दो, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, ये बहुत वेग ऑब्जेक्टिव हुआ। या अपनी सेल को बढ़ा दो, ये दिस इज नॉट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी मेजरेबल। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम बाय 20%। तो यहाँ पे आप अपने सेल्स पर्सन को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि तुम्हारी जो एग्जिस्टिंग सेल्स वॉल्यूम है उससे 20% बढ़ा दो। या फिर आपका नेगेटिव ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है कि भाई मेरे सेलिंग एक्सपेंसेस है उसे मैं कम करना चाहता हूं। तो ठीक है, आपकी जितनी सेल्स हो रही है उतनी रखिए, बट आपके जो सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो दैट शुड बी रिड्यूस्ड एटलीस्ट बाय 2%। आपका ये कम होना चाहिए। कुछ और एग्जांपल्स आपके सामने मैंने रखे हैं। फॉर एग्जांपल, इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम ऑफ हाई प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स। आप चाहते हैं कि भाई ओवरऑल हमारी सेल्स भले 20% बढ़े या ना बढ़े, बट जो हाई प्रॉफिट मार्जिन वाले हमें प्रोडक्ट्स है वो 20% बढ़ने चाहिए। डेवलप मिनिमम 10 न्यू कस्टमर्स इन 1 ईयर। मेक से 4 सेल्स कॉल्स टू क्लास ए कस्टमर्स पर मंथ। ये सब कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ते हैं। एक बार आपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए, द नेक्स्ट स्टेप इज टू एस्टेब्लिश द लेवल ऑफ कंपनसेशन। लेवल ऑफ कंपनसेशन कुछ नहीं है, लेवल ऑफ कंपनसेशन बेसिकली मतलब कौन सी पोजीशन के लिए कितनी पगार मिलेगी, कौन सी पोजीशन पे क्या कितने पैसे मैं दूंगा। सो यू हैव टू डिसाइड द लेवल ऑफ पे फॉर वेरियस सेल्स पोजीशन। बट नेचुरल है, अभी अगर आपका कोई जूनियर सेल्स पर्सन है उसको आप कंपनी के वीपी सेल्स जितने पैसे तो नहीं देंगे। तो हर एक जॉब के अलग अलग लेवल होते हैं। नाउ आपका इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, जो हम लेवल ऑफ पे जिसको बोलते हैं, दिस इज द एवरेज पे
और मनी अर्नड बाय द सेल्स पीपल पर ईयर और पर मंथ. दिस हैज टू बी कॉम्पिटिटिव so that you can attract and retain good quality sales people. Now, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप मार्केट में जो चल रहा है आपको उसके साथ कदम ताल लेके चलना पड़ेगा. बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ. अगर मार्केट के अंदर अगर फ्रेशर एंट्री लेवल सेल्स पर्सन की अगर पगार 10,000 रुपए है और आप बोलते हो कि नहीं भैया मैं तो 5,000 रुपए से ज्यादा दे नहीं पाऊंगा, तो आपकी कंपनी में कोई नहीं आने वाला. आपको 10,000 को तो मैच करना पड़ेगा. ठीक है, आप हो सकता है बोल सकते हैं कि भाई आप एकदम बेसिक फ्रेशर है तो मैं आपको 10 की जगह 9,500 दे दूंगा, उसके बाद देखते हैं जैसा आपका काम है वैसे मैं आपकी पगार बढ़ा दूंगा. बट यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव. और अगर आपको अच्छे सेल्स पर्सन अगर लेके आने, एक्सपीरियंस सेल्स पर्सन लेके आने, तो आपको मार्केट के बियॉन्ड भी जाना पड़ेगा. सो यू हैव टू सी दैट किन किन फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं जब हम मार्केट से कंसीडर करते हैं. हाँ, वो जो फैक्टर्स होते हैं कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलर सेल्स पोजीशन उस इंडस्ट्री में, उस कम्युनिटी में क्या है. फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक के लिए अगर आप हायर कर रहे हैं सेल्स पर्सन, तो आप देखते हैं कि भाई दूसरी बैंक्स के अंदर क्या इस समय पगार का लेवल है. अगर आप होटल कंपनी के अंदर अगर सेल्स पर्सन को हायर करने की ट्राई कर रहे हैं, तो आप पूछेंगे आजू बाजू में कि दूसरे होटलों में कितनी पगार है. फिर सेम कंपनी में आपकी जो कंपेरेबल जॉब्स है उसके अंदर कितनी ये आपने पहले कंपेयर किया दूसरी कंपनियों के साथ. फिर आप ये देखते हैं कि भाई मेरी कंपनी के अंदर ही जितना एफर्ट लगता है उस एक जॉब के अंदर, तो मैं बाकी उस जॉब्स के अंदर कितनी पगार दे रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो दिन में 10 घंटे काम करते हैं और उनको आप 20,000 रुपए दे रहे हो. सेल्स पर्सन, फ्रेशर सेल्स पर्सन है, वो भी बेचारे दिन में 10 घंटे या 11 घंटे काम करते हैं, पर आप उनको 8-10 हजार रुपए ही खाली देते हो, तो कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन होगा. बोलेंगे सर काम हमारा तकरीबन तकरीबन सेम है, फिर इतना अन्याय क्यों. तो इट हैज टू बी कंपेरेबल. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, जो इंडिया के अंदर खासकर देखा जाता है, आपकी एक्सपीरियंस कितना है. आप फ्रेशर हो कि आप पुराने बजे हुए सेल्स पर्सन हो, आपके एजुकेशन लेवल कितना है, स्किल्स आपको कितनी आती है. जैसे रेज्यूमे में हमेशा लिखा आता है आई नो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आई नो एक्सेल. तो ये सब आपकी जो स्किल्स है ये आपको बेनिफिट करती है थोड़ी सी हायर कंपनसेशन कमांड करने के लिए. एक और चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज दी आप कौन से शहर में रहते हैं. आपकी जो कंपनी है वो कौन से शहर में है, तो आपको उस शहर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे शहर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 15,000, 10-15 हजार रुपए सैलरी एक फ्रेशर सेल्स पर्सन की बहुत ज्यादा मतलब बहुत अच्छी हो जाती है. उसके अंदर उसका गुजर बसर निकल जाता है. वहीं पे अगर आप बंबई जैसे शहर की बात करेंगे या दिल्ली जैसे शहर की बात करेंगे, तो वहां पे 10-15 हजार रुपए में कुछ नहीं होता, मकान भी नहीं मिलता भाड़े पे. तो इसीलिए आपको अपनी जो जिस शहर में आप काम कर रहे हैं उसका आपको लेवल देख के अपना कंपनसेशन डिसाइड करना होता है. जो फोर्थ स्टेप है दैट इज टू इवॉल्व द मेथड ऑफ कंपनसेशन. आपने ये तो देख लिया कि भाई मुझे ओवरऑल मेरे सेल्स पर्सन को 10,000 रुपए देने, 15,000 रुपए देने, 20,000 रुपए देने, आपने ये तो डिसाइड कर लिया. अब ये कैसे देने, ये अपने आप में एक खेती है. क्यों? क्योंकि सब कंपनियां ऐसा नहीं प्रेफर करती कि भाई एक उठा के लमसम पैसे दे दे. हम आगे देखेंगे भी टाइप्स ऑफ कंपनसेशन प्लान में. इस समय आप खाली इतना समझिए कि आपको देखना पड़ता है कि सेल्स पर्सन को मैं किस मेथड से पे करूं, सो दैट वो लोग मोटिवेटेड भी रहे और साथ ही साथ मेरे काम भी निकल जाए. नाउ मोस्ट वाइडली यूज्ड एलिमेंट्स जो होते हैं कंपनसेशन के, ज्यादातर जो कंपनियां फॉलो करती है, दे आर सबसे पहले सैलरी. सैलरी इज योर पगार, फिक्स सैलरी जिसको हम बोलते हैं. कमीशन, बोनस. अब ये कमीशन और बोनस का क्या डिफरेंस होता है मैं आपको नेक्स्ट इसके बाद आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा. कुछ इनडायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं, जैसे आप पेड वैकेशन पे बोलते हैं साल में एक बार अगर आप गांव जाएंगे तो आपकी ट्रेन का खर्चा या फ्लाइट का खर्चा मैं उठा लूंगा. कोई बीमारी होती है तो उसका मेडिकल रिएम्बर्समेंट. एक्सीडेंट हो गया फैक्ट्री के ऊपर ऑन द जॉब, या फिर इवन सेल्स पर्सन अगर बाइक पे जा रहा है कोई सेल्स कॉल करने और बेचारे का एक्सीडेंट हो गया, तो आप बोलते हैं ठीक है ऑन द जॉब चोट लगी है तो मैं ध्यान रख लूंगा. इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस आप देखते हैं, पेंशन देते हैं, तो ये भी इंक्लूडेड होता है. फिर कुछ एक्सपेंसेस आप अलाउ करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस आप नहीं अलाउ करते हैं. बट मोटे तौर पे माना जाता है कि अगर कोई सेल्स पर्सन मेरी कंपनी का माल बेचने के लिए ट्रैवल कर रहा है, कहीं पे रह रहा है, खाना खा रहा है, ग्राहक को अगर एंटरटेन कर रहा है, तो ये सब चीजें कंपनसेशन प्लान में इंक्लूडेड नहीं होते. बिकॉज वो इसमें ये माना जाता है कि भाई मैं तो कंपनी के बिहाफ पे कर रहा हूँ, तो ये तो मुझे रियम्बर्समेंट मिलना चाहिए. तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द कंपनसेशन प्लान. यूजुअली यू इंक्लूड सैलरी, कमीशन, बोनस और इनडायरेक्ट मनी मॉनिटरी बेनिफिट्स. इनको आप कंपनसेशन प्लान में इंक्लूड करते हैं.
जो पांचवा स्टेप हमने देखा, दैट इज डिटरमाइन पेमेंट ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट जैसे मैंने आपको बोला कि आप क्या क्या चीजें आप एक बार कंपनसेशन प्लान डिसाइड करते हैं। मैं यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को बात करनी है टाइप्स ऑफ कंपनसेशन प्लान्स की, वो हम आने वाले 3 वीडियोस में देखेंगे। तो उस उसको समझाऊं उससे पहले मैं नेक्स्ट स्टेप पे जंप मार रहा हूं। आप इस समय इतना समझ लीजिए कि कंपनसेशन प्लान आपने अगर अपना डिसाइड कर लिया, आप ये देखते हैं कि आप फ्रिंज बेनिफिट कैसे देंगे। तो आप इंश्योरेंस या एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ग्रेचुटी, सोशल सिक्योरिटी, ये सब जो भी काम अपने एम्प्लॉयज को देना चाहते हैं वो किस तरह से देंगे ना। जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, यूजुअली लोग सोचते हैं कि नहीं ये तो मोटिवेशनल टूल हुए। नहीं, अगर आप हर्सबर्ग की बात करें या मास्लो की बात करें तो दे आर स्टिल सेटिस्फाइंग ओनली योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। कुछ फ्रिंज बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो एस्टीम नीड्स का ध्यान लेते हैं। दे हेल्प इन प्रिवेंटिंग जॉब डिससेटिस्फैक्शन। मैंने इसलिए हर्सबर्ग की यहाँ पे बात की। ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स नहीं होते। दे ओनली, अगर आपको याद हो मैंने -1 0 1 करके आपको समझाया था, टाइमलाइन समझाई थी। तो अगर आप फ्रिंज बेनिफिट्स देते हैं तो आपका जॉब डिससेटिस्फैक्शन निकलेगा, बट इट विल नॉट लीड टू जॉब सेटिस्फैक्शन। इट विल सिंपली आपको एक शून्य की तरफ ले जाएगा। मोटिवेशन तो अभी आपको ऐड करना पड़ेगा इसके बाद भी। नाउ कंपनीज यूजुअली ये बेनिफिट्स क्यों प्रोवाइड करती है? टू रिमेन कॉम्पिटिटिव विद अदर कंपनीज। फॉर एग्जांपल, विप्रो अपने एम्प्लॉयज को दिवाली पे अगर ईयरफोन्स दे रही है या सबको एक चॉकलेट्स का हैम्पर दे रही है, तो इन्फोसिस भी सोचेगा कि चलो यार हम भी अपने एम्प्लॉयज को दे दें। फिर टाटा टीसीएस बोलेगी कि चलो हम तो चॉकलेट का हैम्पर दे रहे हैं, स्पीकर्स भी दे रहे हैं, साथ में हम सबको एक उठा के टीवी भी गिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज को कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर थोड़ा सा लुभाने के लिए, खुश रखने के लिए ये चीजें करते हैं। फ्रिंज बेनिफिट्स का जॉब परफॉर्मेंस से डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता, इसलिए इसमें इसको कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जो लास्ट स्टेप होता है इफेक्टिव सेल्स कंपनसेशन प्लान प्रोसेस में, दैट इज टू प्री टेस्ट, एडमिनिस्टर एंड इवेलुएट द कंपनसेशन प्लान। इस स्टेप में क्या हो रहा है कि आपने एक बार अपना पूरा कंपनसेशन प्लान डिसाइड कर लिया कि मैं इतनी पगार दूंगा, इतनी सैलरी दूंगा, इतनी इंसेंटिव दूंगा, इतनी कमीशन दूंगा, इतना बोनस दूंगा, उसके साथ साथ ये फ्रिंज बेनिफिट्स मैं देने वाला हूं। तो पहले आप उसको प्री टेस्टिंग करते हैं। प्री टेस्टिंग जैसा कि नाम बता रहा है कुछ नहीं, आप पहले एक छोटी सी टीम में, छोटे से ग्रुप में या एक ब्रांच के ऊपर इसको टेस्ट करके देखते हैं कि आपके एम्प्लॉयज का रिएक्शन क्या आ रहा है। जैसे आप अपने प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं मार्केट में, उस तरह से आप कंपनसेशन प्लान की टेस्टिंग करते हैं। क्या लोगों को तकलीफें हो रही हैं, क्या उनको कंसर्न्स हो रहे हैं। तो 6 से 12 महीने आप इसकी टेस्टिंग करते हैं। एक बार अगर आपको लगता है कि सब ठीक ठाक हो गया, हमारे को जो फाइन ट्यूनिंग करनी थी वो कर लिया, तो उसके बाद आप इसको एडमिनिस्टर करते हैं। एडमिनिस्टर करने से पहले आपको एडवांस में आपका जो भी कंपनसेशन प्लान है, आपको लोगों को बताना जरूरी है कि नेक्स्ट इस तारीख से अब ये वाला कंपनसेशन प्लान चलेगा। सो दैट उन लोगों को, जो भी आपके सेल्स पर्सन के मन में कोई सवाल हो या आप जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो आप उन्हें मीटिंग करके समझाइए, उनको सिखाइए। उनको ये बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि देखिए बात हो रही है पैसे की। तो किसी भी इंसान को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरी कंपनी मेरे साथ गलत कर रही है। ये हो गया। उसके बाद टाइम टू टाइम आपको इवेलुएट करते रहना होता है। यू हैव टू सी इट अगेन एंड अगेन कि भाई जो हम लोग जिस तरह का कंपनसेशन दे रहे हैं, पहली बात तो उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं हो रही। सेकेंडली, एम्प्लॉयज को उसके अंदर कोई डिससेटिस्फैक्शन तो नहीं हो रहा। कुछ कंपनीज ऑडिट भी करवाती है अपने कंपनसेशन प्लान्स की कि कहीं पे कोई हेरा फेरी तो नहीं हो रही, थिंग्स आर फेयर और नॉट। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, तो आई होप आपको ये 6 स्टेप्स समझ में आ गए होंगे कि हाउ टू डिजाइन एन इफेक्टिव सेल्स कंपनसेशन प्लान। नेक्स्ट 3 वीडियोस में, आने वाले 3 वीडियोस में, वी विल बी टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनसेशन प्लान। कितने टाइप के कंपनसेशन प्लान्स होते हैं, उनकी बात हम आने वाले 3 वीडियोस में करेंगे। सो प्लीज क्लिक ऑन, यहाँ पे आ गया होगा आपका वीडियो का डब्बा, उस पर क्लिक कीजिए एंड प्लीज वॉच द नेक्स्ट वीडियो।